हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेसर क्लासेस। आज ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमको स्टार्ट करना करेक्टर टेबल, जिसको इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं करेक्टर टेबल या इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सो टॉपिक इज करेक्टर टेबल। ठीक है, आप लिखेंगे एक करेक्टर टेबल इज ए मैथमेटिकल टेबल। आप पूरा लिखेंगे करेक्टर टेबल इज ए मैथमेटिकल टेबल दैट इज यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ that is used for the application of group theory. ठीक है, character table is basically a mathematical table and general format of any character table is like this. कोई भी पॉइंट ग्रुप की करेक्टर टेबल हमको इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, सो एक जनरल आपको इसका फॉर्म दिखाया हुआ है और इस टेबल में देखो ऐसे 4 कॉलम्स होते हैं। दिस वन कॉलम फर्स्ट, दिस वन कॉलम सेकेंड, this one column third, and this one column 4. So generally a character table has 4 columns, first, second, third, 4. और इन कॉलम्स में आप देखेंगे एक्चुअली 6 पार्टीशंस हैं। कुछ यहाँ पर लिखा होता है दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ करेक्टर टेबल, ये सेकंड पार्ट है। कुछ यहाँ पर लिखा होता है थर्ड पार्ट है, कुछ यहाँ पर होगा फोर्थ पार्ट है, कुछ यहाँ पर होगा फिफ्थ पार्ट है और फिर कुछ यहाँ पर होता है ये 6 पार्ट है। ठीक है, तो एक एक पार्ट की इंफॉर्मेशन को हम देखेंगे किस पार्ट में क्या इंफॉर्मेशन होती है और C2V का करेक्टर टेबल हम यहां पर पूरा ड्राइव करेंगे C2V का। ठीक है, तो एग्जांपल C2V करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो पहला पार्ट, आप फर्स्ट पार्ट लिखेंगे दिस पार्ट इंडिकेट्स द पॉइंट ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल के केस में क्या था, ये C2V था। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है। फिर सेकंड पार्ट, दिस पार्ट कंटेन्स द क्लास वाइज सिमेट्री ऑपरेशंस, दिस पार्ट कंटेन्स द क्लास वाइज सिमेट्री ऑपरेशंस। और ये भी हमने वाटर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी कई बार कर लिया है, E(C2Z), सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। तो क्लासेस यहां पर 4 क्लास आती हैं, ये यहां पर ये लिखा होगा वाटर मॉलिक्यूल के केस में C2V में। अब बस ये 4 पार्ट डिस्कस करने बाकी थे, ये ऑलरेडी ड्राइव हो गया, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4 of character table. ठीक है, so fourth part of character table and this is the irreducible table basically. आप लिख देंगे this part contains irreducible representation। और irreducible representation प्रीवियस लेक्चर में आया था in comparison to reducible representation। वहां हमने लिखा था a representation that cannot be further reduced, that is called irreducible representation। तो यहीं पर आप सेम लिख देंगे representation that cannot be further reduced is called irreducible representation and it is derived by using the postulate of GOT theorem। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप देख लेंगे, ऑलरेडी हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। क्या था ना, प्रीवियस लेक्चर में आ गया था GOT थ्योरम। हाँ, GOT थ्योरम से कैसे इसको ड्राइव करते हैं वो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर लिखा था दिस representation is derived by using the postulates of great orthogonality theorem। वहां पर पूरा आपको लिखा हुआ, प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट GOT का, the number of IR, the number of irreducible representation is equal to the number of class। पहला पोस्टुलेट, पहले पोस्टुलेट लिख लेते हैं। then second postulate is the sum of the squares, the sum of the squares of the dimensions of all IR is equal to order of the group। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट, the sum of the squares of characters of any IR is also equal to order of the group। और एक लास्ट वन, any 2 IR are orthogonal to each other, that means the direct product of any 2 IR will always be 0। जैसा आप क्वांटम में करते हैं, किन्हीं भी 2 IR का मल्टीप्लाई 0 होगा। अब इनको कैसे अप्लाई करते हैं किसी मॉलिक्यूल में वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो वाटर मॉलिक्यूल का करेक्टर टेबल पूरा ड्राइव करने वाले हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल का करेक्टर टेबल। तो देखो आप C2V,
वाटर मॉलिक्यूल का करेक्टर टेबल हम ड्राइव करेंगे। यहाँ पॉइंट ग्रुप लिखा होता है C2V और यहाँ पर क्लासेस लिखी होती हैं E, देन C2Z, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। करेक्ट है, ये लिखा होता है। तो ये पहला पॉस्टुलेट इस पर अप्लाई करेंगे हम। बाकी कुछ यहां पर आएगा वो देखेंगे कैसे क्या आता है। तो पहला पॉस्टुलेट देखो, नंबर ऑफ IR। तो वाटर मॉलिक्यूल में कितने क्लास है बेसिकली, देखो 1 2 3 4, तो 4 ही IR आएंगे इसमें। तो पहला पॉस्टुलेट, वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ IR 4 आएंगे। तो आप ऐसे लिख देंगे IR1, IR2, IR3, IR4, 4 IR आएंगे बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल में 4 क्लासेस है। इनकेस अमोनिया का क्वेश्चन करेंगे हम, पूरा टेबल तो नहीं पर कुछ पार्ट अमोनिया का भी ड्राइव करेंगे। अमोनिया मॉलिक्यूल की भी हमने करेक्ट जो पॉइंट ग्रुप था वो डिस्कस किया था। उसमें देखो 3 क्लास आती हैं, आइडेंटिटी, 2C3 और 3 सिग्मा V। बिकॉज अमोनिया हैज 3 क्लासेस, सो देयरफॉर नंबर ऑफ IR विल बी 3, IR1, IR2, IR3। करेक्ट है, ये C3 भी है। देखो प्रीवियस लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देख लेना, ये आपको वहीं से आंसर मिलेगा कि यहां पर ऐसा कैसे लिख दिया, ये C3 भी है। ठीक है, अब इनके कुछ कैरेक्टर्स मान लेते हैं हम। लेट इट बी H1K1L1, H2K2L2 और H3K3L3। ठीक है, और सेम वाटर मॉलिक्यूल वाले में भी ये कैरेक्टर्स आप सपोज कर लेंगे। लेट दिस कैरेक्टर्स बी, इनको कुछ भी सपोज कर लिया है, H1K1L1M1, H2K2 L2M2, then H3K3 L3M3 और H4K4 L4M4। करेक्ट है, ओके ठीक है। तो पहले पॉस्टुलेट से आपको पता चल गया कितने IR हैं, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल में 4 क्लासेस थी, 1 2 3 4। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल की क्लासेस 4 है और वाटर मॉलिक्यूल का देखो ऑर्डर भी 4 है। ऑर्डर क्या होता है, इनके कोफिशिएंट का सम होता है, 1 + 1 + 1 + 1 4। कोफिशिएंट के सम को बोलते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर भी 4 है और ऐसे जो कॉलम्स होते हैं क्लास भी 4 है। अमोनिया मॉलिक्यूल में देखो क्लास तो 3 है, 1 2 3, क्लासेस आर हियर 3 बट ऑर्डर इज 6। ऑर्डर क्या होता है, कोफिशिएंट का सम होता है, 3 + 2 + 1, ये 6 है। ओके, तो पहले पॉस्टुलेट में IR का नंबर किसके इक्वल, क्लास के इक्वल, इसलिए हमने 4 IR लिखा था। अमोनिया में ऑर्डर क्लास के इक्वल 1 2 3, 3 क्लास इसलिए हमने 3 लिखा हुआ, 6 नहीं लिखा। अगला पॉस्टुलेट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशन। तो देखो डायमेंशन तो ये होता है ना जो आइडेंटिटी का करेक्टर होता है, जो आइडेंटिटी का करेक्टर होता है इसको बोलते हैं डायमेंशन, करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी। तो इन सब के स्क्वायर का सम इक्वल टू किसके, ऑर्डर के इक्वल 4। तो सेकंड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर प्लस H4 स्क्वायर, ये सब किसके इक्वल, ऑर्डर के इक्वल। ऑर्डर कितना है यहाँ पर 4 है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन सब की वैल्यू +1 होगी, बिकॉज देखो डायमेंशन है, डायमेंशन कभी 0 नहीं हो सकती, डायमेंशन कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, तो +1 लेंगे। तो पहला कॉलम हमारा रिवील हो गया, ये सारे 1 1 1 आएंगे। तो अब मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है। ये हमने सेकंड पॉस्टुलेट से इनको फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पॉस्टुलेट से ये डिजिट हमारी फाइंड आउट होगी, ये सभी 1 1 1 आएंगे, तभी ये पॉस्टुलेट वैलिड होगा, ठीक है। पॉस्टुलेट नंबर थर्ड, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी IR, किसी भी IR के सभी कैरेक्टर्स के स्क्वायर का सम भी 4 के इक्वल आएगा, ऑर्डर के इक्वल आएगा। दैट मीन्स ऐसे 1 + K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर, ये इक्वल टू 4। सेम थिंग IR2 के लिए भी, सेम थिंग IR3 के लिए भी, सेम थिंग IR4 के लिए भी। तो देखो 1 1 लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सभी को दिया 1 1 ले लेते हैं तो ये पॉस्टुलेट वायलेट नहीं हो रहा है, वैलिड है, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है फिर। पर इस पॉस्टुलेट के बेस पर आप सभी को एक बार 1 लिखना कर सकते हो, ये सब 1 1 लिख दिए। जितने भी बाकी बचे थे सबकी वैल्यू 1 लिखना गलत नहीं है। हाँ, हालांकि देखो चेंज तो होगा क्योंकि कोई भी 2 IR सेम नहीं हो सकते कभी, पर यहां तक ऐसा करने से आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉस्टुलेट पर कोई वायोलेशन नहीं आ रहा, किसी भी IR के कैरेक्टर्स के स्क्वायर का सम भी ऑर्डर के इक्वल आ रहा है, ठीक है।
हाँ, अब अगला पॉस्टुलेट ये डिफरेंस कर देगा, कोई भी दो डिफरेंट आई आर का मल्टीप्लाई जीरो होता है, तो देखो आई आर वन आई आर टू का मल्टीप्लाई जीरो होना चाहिए। वैसे देखेंगे आई आर वन के करेक्टर्स, आई आर टू के करेक्टर्स, वन 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 वन, अभी हमने सेम लिखे हुए हैं, वन 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 वन, और ऊपर के कोफिशिएंट बाई चांस यहाँ पे वन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये भी कंसिडर करने होते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे करते हैं हम, आई आर वन और आई आर टू, तो ये मल्टीप्लाई से वन इंटू वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन इंटू वन। ठीक है, तो ये जीरो कब आएगा, ये आना चाहिए क्या जीरो, तो जीरो तभी आ सकता है जब एटलीस्ट दो प्लस वन आएंगे और दो माइनस वन आएंगे। तो पॉस्टुलेट को वैलिड करने के लिए हम पहले में तो चारों प्लस रखते हैं, अगले में दो माइनस करेंगे। ठीक है, पहले दो प्लस, बाद वाले दो माइनस, पहले दो भी माइनस दिखा सकते हो। ठीक है, पर रेफरेंस फिक्स करो, जब तक प्लस से काम चल रहा प्लस से काम चलाएंगे, बाद में माइनस वन। ऐसी आई आर टू का मल्टीप्लाई आई आर थ्री के साथ भी जीरो आना चाहिए, तो ये तभी आएगा जब इसमें भी दो माइनस वन आएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको माइनस वन मान लो, एक बार इसको माइनस वन, ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई भी जीरो तभी आ सकता है जब दो माइनस है, तो एक बार इनको माइनस मान लो। बस ये वाटर मॉलिक्यूल का आई आर टेबल कंप्लीट है। याद ऐसे रखेंगे डायरेक्ट, पहला रो प्लस वन, पहला कॉलम प्लस वन, मेन डायगोनल पे प्लस वन, बाकी जो बच वो माइनस वन। देखो, पहला रो प्लस वन, पहला कॉलम प्लस वन, मेन डायगोनल प्लस वन, बाकी जो बचा वो माइनस वन। ठीक है, अब ऐसे ही आप देख लेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल के यहां तक का पार्ट। अमोनिया मॉलिक्यूल देखो, ध्यान से देखना अमोनिया को। यस, सेकंड पॉस्टुलेट, इन तीनों के स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, 6। सेकंड पॉस्टुलेट देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायमेंशंस मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर, ऑर्डर इज हेयर 6। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक वन होगा, एक वन होगा और एक टू होगा, अदरवाइज 6 कभी नहीं आएगा। ठीक है, और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हम रखते हैं, इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 2 रखोगे तो ये पॉस्टुलेट वैलिड है। अब उसके बाद किसी भी आई आर के करेक्टर्स के स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, ऑर्डर के इक्वल 6, किसी भी आई आर के लिए। तो आई आर वन के करेक्टर्स के स्क्वायर का सम भी 6 होना चाहिए, बट माइंडेड ये कोफिशिएंट भी कंसीडर करने होते हैं। तो 1 2 3 कोफिशिएंट ऊपर और नीचे 1, ये K1 और ये L1। तो ऐसे देखो, 1 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू K1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू L1 स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 6। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब K1 भी 1 होगा और L1 भी 1 होगा, 6 आ जाएगा। तो ये भी रिजल्ट हमारी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही पॉस्टुलेट से आप करते जाओगे, 1 1 से अभी 6 आ जाएगा। देखो, फिर लास्ट पॉस्टुलेट, दो आई आर का मल्टीप्लाई जीरो होना चाहिए। ठीक है, दो आई आर का मल्टीप्लाई जीरो आना चाहिए, तो ये तभी आ सकता है जब आप इसको +1 लेंगे और इसको -1 लेंगे। ठीक है, और ऐसे फिर लास्ट वाला देख लेंगे आप, ये सारे पॉस्टुलेट तभी वैलिड हो सकते हैं जब ये -1 है और ये 0 है। ठीक है, सो ये आई आर होती है अमोनिया मॉलिक्यूल की। आप सारे पॉस्टुलेट वेरीफाई करके देखेंगे तो टेबल आपको मिल जाएगी। जल्दी से कंप्लीट करो। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल की बाकी टेबल पूरा करते हैं। अब देखो, इस वाले पार्ट की बात करेंगे हम। देखो, जनरल जो टेबल था, जनरल टेबल ये था हमारा। ठीक है ना, दिस वन हमने ये पार्ट पूरा सॉल्व कर लिया। अब इस पार्ट की बात करते हैं, पार्ट थर्ड की। अभी भी देखो, पार्ट थर्ड में हमने क्या लिखा हुआ था, देखो पार्ट 4 तो हमारा सॉल्व है, पार्ट 4 तो हमने सॉल्व कर लिया है, बट पार्ट 3 में अभी हमने IR1 IR2 IR3 ऐसा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मूलिकन सिंबल। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पार्ट थर्ड ऑफ करेक्टर टेबल। तो लिख देंगे आप, दिस पार्ट कंटेन्स मूलिकन सिंबल या मूलिकन नोटेशन। सिंबल या नोटेशन एक ही बात है। तो इसमें मूलिकन के कुछ रूल चलते हैं। तो पहला रूल देखेंगे आप, फर्स्ट रूल में हम देखेंगे डायमेंशन। ठीक है, मे बी या तो रिप्रेजेंटेशन 1 डायमेंशनल होगी या 2 डायमेंशनल होगा या फिर 3 डायमेंशनल होगा। तो यदि 1 डायमेंशनल है तो उसमें दो केस होते हैं, या तो मूलिकन सिंबल ए यूज करेंगे या बी यूज करेंगे। ये तब आता है जब प्रिंसिपल एक्सिस का करेक्टर पॉजिटिव होता है, ये तब जब प्रिंसिपल एक्सिस का करेक्टर नेगेटिव होता है। 2 डायमेंशन के लिए हम मूलिकन सिंबल ई यूज करते हैं और 3 डायमेंशन के लिए हम टी यूज करेंगे। ये फर्स्ट रूल है मूलिकन सिंबल का। सेकेंड रूल इसके बाद,
सेकेंड रूल ये बोलता है जो सबस्क्रिप्ट होते हैं किसी भी अल्फाबेट के नीचे जो सफिक्स होता है सबस्क्रिप्ट ही बोलते हैं शायद उसको, तो या तो सबस्क्रिप्ट 1 आती है या फिर 2 आएगी। तो 1 तो तब लेंगे जिसमें सब्सिडरी एक्सिस का करेक्टर पॉजिटिव होता है, जिसमें सब्सिडरी एक्सिस का करेक्टर पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव है तो 2 आता है। और जिस मॉलिक्यूल में सब्सिडरी एक्सिस नहीं होती है वहां फिर सिग्मा वी से देखते हैं, जिसमें सिग्मा वी का करेक्टर पॉजिटिव +1 और सिग्मा वी का करेक्टर नेगेटिव तो 2 लेंगे सफिक्स। देन रूल नंबर थर्ड, अभी एप्लीकेशन देखेंगे। रूल नंबर थर्ड में भी हम सफिक्स की बात करते हैं या सबस्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट इसमें या तो जी आती है या फिर यू आता है, जिराड और अनजिराड। इसको देखेंगे इन्वर्जन सेंटर से, जिसमें इन्वर्जन सेंटर होता है या करेक्टर प्लस है तो जी, और इन्वर्जन सेंटर नहीं है या एंटीसिमेट्रिक है तो यू। और लास्ट सुपर स्क्रिप्ट, जो पावर में लिखते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट में हम एक्चुअली या तो सिंगल प्राइम लिखते हैं ऐसे, या फिर डबल प्राइम आता है, 2 डैश और सिंगल डैश, सिंगल प्राइम या डबल प्राइम बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसको देखेंगे सिग्मा एच से, यदि सिग्मा एच का करेक्टर पॉजिटिव है तो सिंगल डैश या सिंगल प्राइम, और यदि सिग्मा एच का ऊपर करेक्टर नेगेटिव है या एंटीसिमेट्रिक है तो डबल प्राइम, 2 डैश आएंगे। तो ये मुल्गन सिंबल के 4 रूल से हम पूरा टेबल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो थर्ड पार्ट था करेक्टर टेबल का वो इससे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि किसी मॉलिक्यूल में ये वाला और ये वाला एक साथ प्रेजेंट है तो फिर हम इस सुपर स्क्रिप्ट का यूज नहीं करेंगे, केवल इससे काम चलाते हैं, ठीक है। हालांकि नेट लेवल में ना अभी तक इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया हुआ है, पर जनरली जिसमें इन्वर्जन सेंटर और सिग्मा एच एक साथ प्रेजेंट होते हैं वहां फिर हम प्राइम नहीं लगाते हैं, केवल जी और यू लगाते हैं, ठीक है। वो देखेंगे। एप्लीकेशन पर आ जाओ। देखो, ये जो करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी होता है डायमेंशन होती है, तो सभी की डायमेंशन क्या है 1। तो देखो 1 डायमेंशन पे क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा। तो जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव है, जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव है वो तो ए देगा, और नेगेटिव है तो बी देगा। बट 1D के लिए आएगा या तो ए या बी। तो देखो ध्यान से, वाटर मॉलिक्यूल के ये जो 4 IR लिखे हुए हैं इनमें चारों में या तो ए आएगा या बी आएगा। बिकॉज डायमेंशन 1 है इसलिए कहीं भी ई या टी नहीं आएगा, ठीक है। चारों में या तो ए आएगा या बी आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस का करेक्टर पॉजिटिव है तो देखो ए आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का करेक्टर नेगेटिव है इसलिए बी आएगा। अब सफिक्स में 1 2 का चक्कर देखो, जहां पर सब्सिडरी एक्सिस या प्लेन प्लस है तो +1, अदरवाइज 2 आएगा। तो देखो सब्सिडरी एक्सिस तो नहीं है पर ये सिग्मा भी है, यदि है तो 1, और माइनस है तो 2 आएगा, प्लस है तो 1, माइनस है तो 2 आएगा, ठीक है। बस A1 A2 B1 B2 ही आएगा। अमोनिया मॉलिक्यूल का देखो, अमोनिया मॉलिक्यूल ध्यान से देखो, आप यहां भी मॉलिक्यूल सिंबल आप डिसाइड कर सकते हो। देखो करेक्टर 1 और प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव तो ए आएगा, और सिग्मा भी +1 है तो 1 आएगा। ये 1 डायमेंशन है या तो ए या बी, पर ये सिमेट्रिक है तो ए आएगा, बट ये -1 है तो 2 आएगा, और ये 2 डायमेंशनल है तो ई आएगा। ये मॉलिक्यूल सिंबल का रूल है, ठीक है। तो ये हमने करेक्टर टेबल का ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब बचता है करेक्टर टेबल का ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। इसको देखते हैं। करेक्टर टेबल के 2 पार्ट सॉल्व करने बाकी हैं बस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया, ये करेक्टर टेबल का पार्ट नंबर 4, और फिर लास्ट यहां पर पार्ट नंबर 6। करेक्टर टेबल के ये पार्ट हमें डिस्कस करने बाकी हैं। करेक्टर टेबल का पार्ट 5 और पार्ट 6, फिर वाटर मॉलिक्यूल का पूरा टेबल हमने ड्राइव कर लिया एक तरह से। तो इसको ऐसे दिखाएंगे। पहले मैं आंसर लिख देता हूं, यहाँ पे एक्चुअली जेड आता है, इसमें RZ आता है, इसमें RY, RX, और ये x के साथ y आता है, y के साथ x आता है। देखो कैसे डिसाइड होता है। डिसाइड करना बहुत सिंपल है। देखो वाटर मॉलिक्यूल है तो आप XYZ एक्सिस पर इंपैक्ट देखेंगे, XYZ एक्सिस पर इंपैक्ट E का, C/Z का, सिग्मा XZ का और सिग्मा YZ का। तो देखो आइडेंटिटी का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, नहीं होता तो +1। पहले एक बार सबको 1 लिख दो, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है तो +1, और जो रिवर्स कर देता है उसको -1 लिखेंगे। और ये देखो आपको पहले से बताया हुआ है, ये मॉलिक्यूल कई बार आपको दिखाया है। C/Z पर लेते हैं, ये x है और ये y आगे वाले x है। तो देखो आइडेंटिटी कोई डाउट नहीं है, C/Z, Z पर अप्लाई करेंगे तो Z तो प्लस ही रहेगा, पर जिस पर C2 अप्लाई नहीं होता वो माइनस का हो जाता है।
सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा जिस पर अप्लाई करते हैं वो तो प्लस का ही रहता है, जिस पर नहीं अप्लाई किया वो माइनस का हो जाएगा। सिग्मा वाई जेड, जिस पर अप्लाई किया प्लस का रहेगा, जिस पर अप्लाई नहीं किया वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, ये आपको पहले से ही बताया हुआ है। तो अब फाइनली ऐसे देखो आप, ये करेक्टर्स 1 -1 1 -1, देखो 1 -1 1 -1, ये किसके करेक्टर्स हैं? ये एक्चुअली B1 के करेक्टर्स हैं। इसलिए B1 के सामने देखो x लिखा हमने, ये x यहां पर इस वजह से आया। ऐसे देखो y 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1, ये B2 के करेक्टर्स हैं। ठीक है, आपको पहले से नहीं पता था कि यहाँ पे y आएगा, तो y इसलिए डिसाइड हुआ क्योंकि जो करेक्टर्स मैच हुए किससे मैच हुए? B2 से, तो B2 के सामने हमने y लिखा हुआ है। ऐसी जेड देखो ऑल करेक्टर्स +1, ये किससे मैच हो गए? A1, इसलिए हमने A1 के सामने यहां पर जेड लिखा हुआ है। तो ये रीजन है एक्स वाई जेड कैसे आते हैं। और इसको ना आप मॉडल से भी देखना चाहो यदि, देखो वाटर मॉलिक्यूल वैसे बहुत बार दिखा चुके हैं हम इसको ऑलरेडी। देखो जैसे वाटर मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है और हमने इसमें एक्सिस भी दिखा दी है। ऊपर वाली जेड एक्सिस है जो मैंने होल्ड किया हुआ इस टाइम, सामने वाला वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस यहाँ पर रहता है। तो देखो आइडेंटिटी तो अंडरस्टूड है, नो इफेक्ट। C2 आप जेड पर अप्लाई करते हो, देखो C2 जेड पर रोटेशन ऐसे होगा, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन कैसे होगा देखो। तो नोटिस करना जेड एक्सिस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, जेड एक्सिस पहले जहां था वो अपने प्लेस पर रहा। बट इस ड्यूरेशन में आप देखो वाई का क्या हुआ, वाई एक्सिस पीछे पहुंच गया, वाई एक्सिस का माइनस हो गया। देखो C2 जेड करने से वाई -y हो गया, इसलिए हमने y का -y लिखा हुआ है। और सेम रीजन x के लिए होगा। आप देखो रोटेशन से पहले x एक्सिस इस तरफ होगी, बट आफ्टर रोटेशन क्या x एक्सिस अपोजिट साइड आ जाएगी। तो ये अंडरस्टूड है, C2 जिस पर अप्लाई करते हैं वो सेम रहता है, जिस पर अप्लाई नहीं करते हैं वो माइनस हो जाता है। सेम सिग्मा एक्स जेड का देखो, सिग्मा एक्स जेड कहां से है? सिग्मा एक्स जेड देखो यहां से होगा, तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस तो प्लेन में आ जाएगी, अनचेंज होगी। बट वाई की इमेज कहां दिखेगी? पीछे -y दिखेगा। ठीक है, और सेम रीजन सिग्मा वाई जेड के लिए, सिग्मा वाई जेड देखो ऐसे अप्लाई होगा तो y और z अनचेंज होगा, और जो x था वो x इधर दिखेगा। तो इस तरह से हमने ये किया हुआ है। अब देखते हैं आर एक्सिस का इफेक्ट, आर एक्स आर वाई आर जेड एक्सिस, रोटेशनल डायरेक्शन पर इफेक्ट देखेंगे इन सिमेट्री ऑपरेशंस का। तो देखो पहले तो इनको सभी को 1 लिख लेते हैं। ठीक है, जिसमें सेम रहेगा वो +1, और जहां पर रिवर्स हो जाता है वो -1 लिखेंगे। अभी देखते हैं कौन सा +1 आएगा, कौन सा -1। तो देखो एक चीज तो अंडरस्टूड है, आइडेंटिटी से तो सभी +1 रहेंगे, ये ऑलरेडी कंप्लीट है। और देखो बाई चांस C2 जेड का भी सेम इम्पैक्ट होता है, जो एक्स वाई जेड पर था वो सेम आर एक्स आर वाई आर जेड पर भी होता है। दैट मीन्स आर जेड प्लस का होगा, आर एक्स आर वाई माइनस के होंगे। देखते हैं कैसे। एक्चुअली यहाँ पर ना रोटेशनल डायरेक्शन आपको देखनी है, रोटेशनल डायरेक्शन, जैसे C2 जेड का इंपैक्ट ऑन आर जेड डायरेक्शन। तो देखो रोटेशनल डायरेक्शन जेड के अबाउट आपको फिक्स करनी होगी। मान लो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, आप मेरी साइड से देखो, यदि मैं इसको टॉप से विजुलाइज करता हूं तो ऊपर से क्लॉकवाइज है, और इसी ड्यूरेशन में आपने मॉलिक्यूल पर C2 भी अप्लाई कर दिया ऐसे, तो क्लॉकवाइज फिर भी क्लॉकवाइज दिखेगा। देखो ऐसे, मान लो ये पॉइंटर दिखाया हुआ है और देखो रोटेशन पहले क्लॉकवाइज चल रहा था, मेरी साइड से सोचो ये क्लॉकवाइज है, ये पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ऊपर से देखने पर। और इसी ड्यूरेशन में आप देखो मॉलिक्यूल पे C2 अप्लाई करना मींस ऐसे रोटेशन कर दिया, तो देखो मुझे अब भी ऊपर से ये क्लॉकवाइज ही दिख रहा है। ठीक है, तो C2 अप्लाई करने से रोटेशनल डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही रहता है तो +1 लिखेंगे, यदि एंटी क्लॉकवाइज जाता तो -1 लिखेंगे। अब y का देखो, सामने वाली डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, ये y डायरेक्शन है। आप देखो आपकी साइड से अभी क्या है, ये आपको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। ठीक है, आपकी साइड से क्लॉकवाइज है। अब मॉलिक्यूल पर C2 अप्लाई किया, देखो मॉलिक्यूल पर C2 करने के बाद ऐसे रोटेशन हो जाएगा। इनकेस मैं इसको लेके ऐसे हो जाता हूं तो 180 रोटेशन है, तो देखो रोटेशन से पहले आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, ध्यान से देखना, रोटेशन से पहले क्लॉकवाइज है, और C2 अप्लाई करने के बाद देखो अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए y का हम -1 लिखेंगे। ठीक है, y की रोटेशनल डायरेक्शन चेंज हो गया। आप ध्यान से देखो, मैं कोई इसमें ट्रिक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हैंड को ऐसे कर रहा हूं। देखो आपकी साइड से कैसा, ध्यान से देखो, आपकी साइड से क्लॉकवाइज है। ठीक है, मैं आपकी साइड से देखता हूं, देखो आपकी साइड से डायरेक्शन कैसी चल रही थी, ये क्लॉकवाइज चल रही थी, बट मॉलिक्यूल पर C2 अप्लाई किया, देखो मैं ऐसे कर रहा हूं हैंड को, अब देखो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसलिए y का -1 करेंगे। सेम तरह से आप x का देखेंगे, देखो आप मेरी साइड से सोचो, यदि x को ऐसे करते हैं
अभी मेरी साइड से क्या देखो, अभी क्लॉकवाइज है, और मॉलिक्यूल पे देखो, इसको ऐसे करते हुए मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा 180 के बाद। जब मॉलिक्यूल पे C2Z एक्सिस के अबाउट की तो मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा। अब देखो मेरी साइड से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो याद रखना बहुत सिंपल है, मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया है। जो C2Z का इंपैक्ट XYZ पर होता है वो सेम RX RY RZ पर होता है। बट देखो सिग्मा XZ का इंपैक्ट जस्ट उल्टा है। देखो पहले आंसर लिख लेते हैं, मैं आपको क्रॉस चेक करा दूंगा कि बेसिक क्या है, पर पहले आंसर लिख लेंगे कि सिग्मा XZ का जो इफेक्ट XYZ पर होता है उसका उल्टा इफेक्ट होगा RX RY RZ पर। मीन्स यहां पर जिस पर सिग्मा अप्लाई होगा वो तो माइनस का कर देंगे हम, X और Z, और जिस पर अप्लाई नहीं किया वो प्लस करेगा। सेम थिंग YZ के लिए, सिग्मा जिस पर अप्लाई करेंगे वो तो माइनस का करेंगे, और जिस पर अप्लाई नहीं किया वो प्लस करेगा। पहले उल्टा था, पहले था प्लेन जिस पर अप्लाई होता है वो एक्सिस प्लस की, बाकी माइनस की। अब रोटेशनल एक्सिस पर रिवर्स इफेक्ट होता है, जिस पर अप्लाई करते हो वो माइनस का, जिस पर अप्लाई करते हो माइनस का, जिस पर अप्लाई नहीं किया वो प्लस का। देखो उसका बहुत सिंपल लॉजिक ये है। अब मान लो ये मिरर प्लेन है, आप सोचिए इस फिंगर को यदि आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो आप नोटिस करना इस प्लेन में भी आपको क्लॉकवाइज ही दिखेगा, और ये डायरेक्शन इस मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक छोटा सा प्लेन देखो, ये रहा मिरर प्लेन। आप ऐसे लेके एग्जांपल कर सकते हो, मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हो। आप फिंगर को देखो क्लॉकवाइज रोटेट करो, आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, और इस मिरर में भी देखना ध्यान से, इस मिरर में भी ये क्लॉकवाइज ही दिखेगा। ठीक है, यदि आप इसको क्लॉकवाइज करते हो तो देखो मिरर के अंदर भी ये क्लॉकवाइज दिखेगा, और ये डायरेक्शन इस मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर। तो फिक्स हो गया, यदि एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही दिखेगा। अब आप उल्टा सोचो, यदि आप इसको पैरेलल रखते हैं, ये एक्सिस रोटेशन की इस मिरर के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखो मैं फिंगर को मेरी साइड से सोचो, मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, बट मिरर प्लेन जो इसकी इमेज बनाएगा मिरर में उल्टा देखेगा। नोटिस करना, जब ये फिंगर यहां से आपकी साइड जाएगी तो मिरर में उस टाइम में पीछे की साइड जाएगी। तो देखो है तो ये क्लॉकवाइज, पर मिरर में क्या, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो मैं फिंगर को क्लॉकवाइज कर रहा हूं, आप एक बड़ा सा मिरर लेके इमेजिन करना, मैं फिंगर को क्लॉकवाइज कर रहा हूं, मुझे क्लियर दिख रहा है, पर ये मिरर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो शॉर्टकट क्या फिक्स किया इसका हमने, शॉर्टकट नहीं, बेसिक है। यदि रोटेशनल डायरेक्शन मिरर प्लेन के पैरेलल होती है तो डायरेक्शन बदल जाएगी, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और यदि मिरर प्लेन रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज। तो नोटिस करना, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होती है तो इसलिए वाई का +1 दिखाएंगे कि वाई एक्सिस के रोटेशनल डायरेक्शन एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये वाई एक्सिस थे ना, तो इसलिए +1 लिखा हुआ है। और आर एक्स आर जेड एक्सिस क्या, इस प्लेन के पैरेलल है, इसलिए -1 है। सेम रीजन यहां पर है, सिग्मा वाई जेड में जो सिग्मा वाई जेड प्लेन है, वाई और जेड एक्सिस के पैरेलल होगा तो -1, एक्स के परपेंडिकुलर तो +1। अब ये करेक्टर्स आप देख लेंगे, देखो 1 -1 -1 1 1 करेक्टर्स कहां पर हैं, देखो ये, हाँ, या पहले हाँ आर एक्स से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रहा देखो 1 -1 -1 1, ये किसके करेक्टर्स हैं, ये B2 के करेक्टर्स हैं, ये एक्चुअली B2 के करेक्टर्स मैच हो गए हैं। ठीक है, और आर वाई देखो, आर वाई के सामने 1 -1 1 -1, ये B1 के करेक्टर्स मैच हो गए हैं। ठीक है, और ऐसे आर जेड 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1, ये A2 का करेक्टर मैच हो गया। ठीक है, तो देखो ऑल इनकेस आपको पहले से नहीं पता था आंसर, ये आंसर पहले लिख देते तो ऐसे लॉजिक फिक्स होता है कि आर एक्स जो आएगा वो उसके सामने आएगा जिसके करेक्टर्स 1 -1 -1 1 है, और वो B2 के करेक्टर्स है, तो B2 के सामने इसलिए यहां पर हमने आर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, B2 के सामने यहां पर आर एक्स लिखा हुआ है। और सेम B1 किसके सामने आ रहा है, ये B1 सॉरी आर वाई जो आ रहा है वो B1 के सामने आ रहा है, यहां पर हमने आर वाई इसलिए लिखा हुआ है, आर जेड A2 के सामने आएगा। तो ये रीजन होता है कि किस तरह से एक्स वाई जेड और आर एक्स आर वाई आर जेड कॉलम नंबर थर्ड में डिसाइड होते हैं, मीन्स हाउ द कॉलम नंबर थर्ड ऑफ करेक्टर टेबल इज ड्राइव्ड, वो हमने एक्सप्लेन किया। करो जल्दी से ड्रॉ। ठीक है, अब कॉलम नंबर 4 डालते हैं, करेक्टर टेबल का कॉलम नंबर 4, करेक्टर टेबल का कॉलम नंबर 4 डालते हैं। ठीक है, तो उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं, आप लिख देंगे दिस पार्ट कंटेन्स द क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, दिस पार्ट कंटेन्स द क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। तो सिंपली इसमें देखेंगे आप एक्स का स्क्वायर का मतलब है एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई, तो देखो एक्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, 1 -1 1 -1, तो इन्हीं का इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई, तो देखो सारे कैरेक्टर 1 1 1 1 1 हो जाएंगे। ठीक है,
एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना। एक्स के करेक्टर लिखे 1 - 1 फिर से ये सेम लिखा, तो सारे करेक्टर +1 आ गए, और ये किसका करेक्टर है, ये a1 के करेक्टर्स हैं, इसलिए a1 के सामने यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा। तो आप चेक कर लेंगे वाई स्क्वायर भी जेड स्क्वायर भी सबके करेक्टर क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे, तो तीनों के तीनों a1 के सामने आएंगे। अब ऐसा प्रोडक्ट एक्स वाई, इसका मतलब है एक्स के करेक्टर लिखो पहले, ये कहां से लिखें, यहां से एक्स के करेक्टर 1 - 1 वाई के करेक्टर से लिखो कहां से 1 - 1 - 1 करो मल्टीप्लाई, तो 1 - 1 - 1 तो एक्स वाई के सामने करेक्टर्स किसके मैच कर गए, 1 - 1 - 1 ये किसके करेक्टर्स हैं, ए टू के, दीज आर द करेक्टर्स ऑफ ए टू। तो ए टू के सामने यहां पर एक्स वाई आएगा। करो ऐसे डिसाइड, वाई जेड कहां पर आएगा और एक्स जेड कहां पर आएगा, जल्दी से डिसाइड करो, या खुद डिसाइड करोगे। एक्स वाई आपने कर लिया है, एक्स जेड वाई जेड और करो, देखो जल्दी से, फिर करेक्टर टेबल हमारा ही पूरा है। ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो इसके बाद में हाँ, एक्स वाई एक्स और जेड का मल्टीप्लाई, देखो मैं दिखा देता हूं यहां पर, एक्स जेड में एक्स और जेड का मल्टीप्लाई, तो एक्स के करेक्टर्स क्या थे, देखो 1 - 1 - 1 और जेड के करेक्टर्स क्या, ऑल +1, तो एक्स जेड में 1 - 1 - 1 ही आ जाएगा, और एक इसके सामने 1 - 1 - 1 b1 के सामने, तो यहां पर आएगा एक्स जेड, और यहां पर फिर चेक कर लो आप, वाई जेड आ जाएगा। जल्दी से क्रॉस चेक करो, वाई जेड के करेक्टर से आ रहा होगा, देख लेना कोई लिखने में मिस्टेक हुआ तो, एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड आ गया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल या C2V पॉइंट ग्रुप का करेक्टर टेबल हमारा कंप्लीट है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा है हुआ है। देखो एक तो मूलिकन सिंबल से आइडेंटिफाई द मूलिकन सिंबल, नेट में कभी क्वेश्चन था, तो देखो मूलिकन सिंबल का एक एक रूल देखो आप, आइडेंटिटी का करेक्टर 1, रूल नंबर फर्स्ट, या तो मूलिकन सिंबल ए होगा या बी होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का करेक्टर पॉजिटिव है, तो इससे फिक्स हो गया कि ए ही होगा, इसने फिक्स किया ए होगा बी नहीं होगा। आप रूल देख लेना, सब्सिडरी एक्सिस का करेक्टर नेगेटिव, इसने फिक्स किया ए के सफिक्स में 2 आएगा, और इन्वर्जन का करेक्टर नेगेटिव, इसने फिक्स किया ए के सफिक्स में 2 के बाद में क्या आएगा, यू आएगा, यदि प्लस होता तो जी आता, अदरवाइज यू आता है। वैसे सिग्मा एच को नहीं देखेंगे, पर फिर भी ऑप्शन में सिग्मा एच को कंसिडर किया हुआ था, तो सिग्मा एच यदि प्लस होता तो 1 डैश आता, अदरवाइज ऊपर 2 डैश आते हैं। बस ये सब इंफॉर्मेशन आप मिक्स कर दोगे, तो ए टू यू डबल प्राइम विल बी द राइट आंसर, ए टू यू डबल प्राइम, तो ये ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था। बट ध्यान रखना, रूल यही किया हुआ है, जिस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सिग्मा एच एक साथ प्रेजेंट होते हैं, बस उसमें फिर इन्वर्जन के GIU लगाते हैं, प्राइम नहीं लगाते हैं। बट बिकॉज सभी ऑप्शन में प्राइम लगाया हुआ था, तो आपको भी प्राइम के साथ आंसर देना होगा। बट यदि एक ऑप्शन विदाउट प्राइम वाला होता, माइंडेड ए टू यू ही राइट आंसर होता, क्योंकि रूल है जब इन्वर्जन सिग्मा एच एक साथ होते हैं तो इन्वर्जन को ही देखते हैं, सिग्मा एच को नहीं देखते हैं। ठीक है, ये रूल देख लेना, आपको सब लिखा है मूलिकन सिंबल के आगे। हाँ देखो, मूलिकन सिंबल एंड कैरेक्टर्स ऑफ द मिसिंग रिप्रेजेंटेशन, तो रिकॉल करो तो C3V का टेबल पूरा ड्राइव करा दिया अभी आपको GOT के टेबल में, देखो अभी तो आपको ड्राइव कराया पूरा कैरेक्टर टेबल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, ये मिसिंग कैरेक्टर्स थे, ये मिस कर दिया था बस 1 - 1 - 1, और यहां पर A2 आएगा, पूरा डिस्कशन किया है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, देख लो एक बार। C3V का टेबल था, तो ये हमने फिक्स किया हुआ, यहां पर क्या आएगा, ये तो A2 आएगा, और ये 1 1 -1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये -1 है, तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये करेक्टर टेबल था और ये मूलिकन सिंबल थे। मूलिकन सिंबल के आप ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।
वीडियो में हमने करेक्टर टेबल कंप्लीट कर लिया है। बस एक वीडियो और आएगी ग्रुप थ्योरी की, उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी देखेंगे, जिसमें रिड्यूसिबल को इरिड्यूसिबल में रिड्यूस करना, फिर आईआर एक्टिव, रमन एक्टिव, बहुत सारी एप्लीकेशन है, सबके सब हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगली वीडियो में ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।